Good morning, children. Welcome back to Shortcut. So we are continuing our chapter number 5, Revolutionaries of India. तो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से भारत को जो आज़ादी दिलवाने में कितने सारे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, और हमने ऐसे बहुत लोगों के बारे में पढ़ा भी, और ऐसे बहुत सारे अननोन लोग भी हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भी देश के लिए कुर्बानी दी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम शुरू करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल से। राम प्रसाद बिस्मिल वॉज बॉर्न इन शाहजहानपुर इन द यूनाइटेड प्रोविंस, दैट इज उत्तर प्रदेश। इनका जन्म शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था 1897 के समय, एंड ही वॉज द किंग पिन ऑफ द काकोरी कॉन्स्पिरेसी। आपने इस कॉन्स्पिरेसी यानी कि काकोरी रेल लूट, यानी कि काकोरी स्टेशन के पास में एक रेल जिसमें खजाना जा रहा था, सरकारी खजाना, उसको लूटा गया था, तो काकोरी कॉन्स्पिरेंसी उसको कहा जाता है। उसके मास्टरमाइंड राम प्रसाद बिस्मिल ही थे। अब हुआ ये था कि जो काकोरी के पास में जब वो रेल थोड़ी धीमी गति में हुई, तो उसके ऊपर कुछ रेवोल्यूशनरीज ने, कुछ क्रांतिकारियों ने धावा बोल दिया, और उसमें रखा जो सामान था, पैसा था, उसको लूट कर, ताकि वो देश के फायदे के लिए, देश को आज़ाद करवाने के लिए उसका उपयोग कर सके, इस तरीके से उसको लूटने की एक योजना बनाई थी। और इसी काम के लिए, यानी कि इनके इसी क्राइम के लिए सरकार ने जब इन पकड़े गए तो इनको मौत की सजा सुनाई। राम प्रसाद वॉज वन ऑफ द मेंबर्स हु फॉर्म्ड रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के भी ये मेंबर रह चुके हैं। भगत सिंह प्रेज हिम एज अ ग्रेट पोएट, राइटर ऑफ उर्दू एंड हिंदी। भगत सिंह ने इनको उर्दू और हिंदी के महान कवियों में जगह दी है। बिस्मिल वॉज इज पेन नेम। इनका पेन नेम कहा जाता है वो नाम जिससे लोग लिखते हैं, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं इनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन जब लेखन कार्य की बात की जाए, कुछ लेखक जो रहते हैं उनका नाम जो है वो एक छोटा नाम अलग से यूज़ करते हैं, जो राइटिंग के लिए स्पेशली करते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा रामधारी सिंह दिनकर, तो ये जो एक लेखक हैं, एक कवि हैं हिंदी भाषा के, तो रामधारी सिंह दिनकर, तो उनका नाम है रामधारी सिंह, तो दिनकर नाम से वो लोग लिखते हैं। तो इनका पेन नेम जो था वो था बिस्मिल। ही हैड ट्रांसलेटेड द बुक्स कैथरीन फ्रॉम इंग्लिश एंड बोल्शेविकों की करतूत फ्रॉम बंगाली। ये बिस्मिल जो थे, इन्होंने कैथरीन नामक एक बुक जो थी उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है, और एक और किताब जिसको बंगाली में लिखा गया था जिसका नाम था बोल्शेविकों की करतूत, इसको भी इन्होंने बंगाली भाषा से हिंदी में ट्रांसलेट किया है। His poems inspired patriotic fervor among the Indians. इनकी जो कविताएं हैं वो भारतीय लोगों के बीच में एक देशभक्ति की भावना से लोगों को भर देती हैं। देखिए कुछ लाइनें यहाँ पर लिखी गई हैं इनकी कविता की। दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो ये जो दो लाइनें हमने पढ़ी ये बिस्मिल के द्वारा लिखी गई है। आगे हम पढ़ेंगे अशफाक उल्लाह खान के बारे में। अशफाक उल्लाह खान एंड राम प्रसाद बिस्मिल, दे हैड सेट एन एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जैसे कि नाम से ही देख सकते हैं आप, राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू और अशफाक उल्लाह खान मुस्लिम, तो इन दोनों की इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती थी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के रूप में एक उदाहरण स्वरूप हम इनकी दोस्ती को गिन सकते हैं। दे वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, ये बचपन के दोस्त थे। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग एंड शूटिंग। अगर हम खान की बात करें तो ये हॉर्स राइडिंग यानी कि घुड़सवारी में और शूटिंग निशानेबाजी में एक्सपर्ट थे। ही हैड प्रिवेंटेड द अटैक ऑन आर्य समाज टेम्पल इन शाहजहानपुर। शाहजहानपुर के अंदर आर्य टेम्पल जो था, आर्य समाज का जो मंदिर था, उसके ऊपर अटैक होने वाला था जिसको इन्होंने रोका था। ही वॉज इन्वॉल्व इन द मैनपुरी ट्रेन रॉबरी कॉन्स्पिरेसी। जैसे हमने काकोरी रेल लूट के बारे में देखा, वैसे ही मैनपुरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी जो थी इसके अंदर ये शामिल थे, और काकोरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर भी ये शामिल थे। He too was hung in the prison on the same day as राम प्रसाद बिस्मिल। जिस दिन राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पे चढ़ाया गया उसी दिन इनको भी फांसी पे चढ़ा दिया गया था। इनके द्वारा लिखी गई कुछ लाइनें हैं यहाँ पर। कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये, रख दे कोई जरा सी खा के वतन कफन में। आगे हम पढ़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। इनका असली नाम जो था वो था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा विलेज, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। इन्होंने अपनी बचपन की जो शिक्षा थी वो काशी से प्राप्त की थी, और बचपन से ही एक राष्ट्रवादी विचारों के थे। चंद्रशेखर पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी भाग लिया था। When he was arrested for the first time, he was so young that police did not have handcuffs of his side. जब इनको पहली बार पकड़ा गया था
जब इन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में शामिल होना शुरू किया, तब एक बार पुलिस ने जब इनको पकड़ा, तब इनकी उम्र इतनी कम थी कि इनके हाथ के साइज़ की जो हथकड़ियाँ रहती हैं, हैंडकफ्स मतलब हथकड़ियाँ, तो इनके हाथ की साइज़ की हथकड़ियाँ भी पुलिस के पास नहीं थी। इनको कोर्ट में ले जाया गया, तो कोर्ट में जो जज था उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो इन्होंने उत्तर दिया आज़ाद। उन्होंने पूछा तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो इन्होंने कहा फ्रीडम। कहाँ रहते हो, तो इन्होंने कहा जेल में रहता हूँ। तो उसी दिन ये जवाब, जो एक छोटे बच्चे के मुँह से ये जवाब सुनकर जो जज था वो भी हैरान रह गया, और उसी दिन से इनका नाम जो था वो आज़ाद के रूप में पड़ गया, यानी कि इनको आज़ाद के नाम से लोग जानने लगे। ही टू पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेन रोबरी एट काकोरी स्टेशन। इन्होंने भी काकोरी स्टेशन पे जो रेल लूट की गई थी, रेल को लूटा गया था, उसमें इन्होंने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। 40 रिवोल्यूशनरीज वर अरेस्टेड बट आज़ाद मैनेज टू एस्केप। अब काकोरी लूट केस के लिए, यानी काकोरी ट्रेन जो लूटी गई थी उसके लिए 40 रिवोल्यूशनरीज को, 40 क्रांतिकारियों को पकड़ा गया था, लेकिन आज़ाद एक व्यक्ति थे जो वहाँ से भागने में सक्षम रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, इनको पकड़ने के लिए इनके ऊपर इनाम भी उन्होंने घोषित किया कि इनको पकड़वाने वाले को इनाम दिया जाएगा, लेकिन आज़ाद ने कसम खाई थी, वो मतलब होता है कसम खाई थी नॉट टू बी कॉट अलाइव बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी, कि वो जिंदा ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आएंगे। और ऐसा ही हुआ। 27 फरवरी 1931 को आज़ाद जो थे वो पुलिस के द्वारा घेर लिए जाते हैं। कहाँ पर? एल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क जो है वहाँ पर ये थे और इनको पुलिस ने घेर लिया। लेकिन आज़ाद जो थे, इन्होंने बहुत ही हिम्मत से पुलिस वालों को फाइट दी, उनके साथ लड़ाई की, और अंत में जब इनको लगा कि इनका बचना नामुमकिन है तो इन्होंने खुद को गोली मार ली। और ऐसा कहा जाता है कि पुलिस इनसे इतना डरती थी, आज़ाद से पुलिस इतना डरती थी कि जब इन्होंने अपने आप को गोली मार ली तो उसके बाद भी पुलिस वालों ने 2-3 गोलियां इन पर और चलाई, कंफर्म करने के लिए कि इनकी बॉडी, मतलब ये मर चुके हैं। इनकी डेड बॉडी के ऊपर भी 2-3 गोलियां चलाई गई, ये कंफर्म करने के लिए कि ये जिंदा नहीं है। फिर वो इनके पास में आए, यानी कि इतना ज़्यादा इनका खौफ था अंग्रेज सरकार के बीच में कि इन्होंने अपने आप को गोली मारी। उसके बाद पुलिस वालों ने कंफर्म करने के लिए कि मर चुके हैं, इनको 2-4 गोलियां और मारी, और ताकि इनको कंफर्म कर सकें कि ये मर चुके हैं, फिर इनके पास गए। द ट्रेन कैरिंग द गवर्नमेंट ट्रेजरी वॉज गोइंग फ्रॉम सहारनपुर टू लखनऊ। अभी जो रेल की बात की जा रही है वो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, और दिन था ये 9 अगस्त 1925 का। और जब ये काकोरी स्टेशन के पास में पहुंची तो ट्रेन को रेवोल्यूशनरीज ने रॉब करने का, यानी कि लूटने का फैसला किया था। कहाँ पर? काकोरी स्टेशन के पास। उनका जो मेन एम था, लूट कर वो कोई चोर चक्कों की तरह कुछ नहीं करना चाहते थे। उनका मेन जो एम था, गोल ये था कि इस पैसे को वो यूज़ करेंगे हथियार खरीदने के लिए और दूसरी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए, यानी कि देश को आज़ाद करवाने के लिए जो उनको स्ट्रेंथ चाहिए, जो पैसा चाहिए, वो यहाँ से ले सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एक और भारत के लाल, भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा विलेज, लालपुर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, यहाँ पर हुआ था। एंड ही स्टडीड यूरोपियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स एंड वाज अट्रैक्टेड टू एनार्किस्ट एंड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज। इन्होंने यूरोपियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, यानी कि यूरोप में जो आज़ादी के लिए जो चलाए गए थे अभियान, उनको इन्होंने पढ़ा, यानी कि ऐसे आंदोलन जो कि अदर कंट्रीज़ के अंदर भी चलाए गए थे उसको रीड किया, और ये एनार्किस्ट और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज के प्रति काफ़ी अट्रैक्ट हुए, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में ये शामिल भी रहे। और जल्द ही एचआरए मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो थी, उसके अंदर इनका कद बहुत बढ़ गया, यानी कि इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन की ताकि ये देश की आज़ादी में भाग ले सकें। और जल्द ही इनका जो रुतबा था वो काफ़ी बढ़ गया, तो रुतबा धीरे धीरे इनका बढ़ने लगा। हेलो। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अंदर जल्द ही, जब इन्होंने उसको ज्वाइन किया था एज अ मेंबर, तो जल्द ही इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि उस एसोसिएशन के अंदर इनका नाम बहुत ऊपर तक चला गया, यानी कि जल्द ही काफ़ी पॉपुलर लीडर बन गए। ही केम इन कॉन्टैक्ट विद सुखदेव, भगत चरण एंड यशपाल। तो इन लोगों के कॉन्टैक्ट में ये आए, सुखदेव, भगवत चरण और यशपाल, जब ये लाहौर कॉलेज में पढ़ते थे, यानी कि लाहौर के नेशनल कॉलेज में जब ये पढ़ते थे, तब इनकी दोस्ती सुखदेव, भगवत चरण और यशपाल जैसे लोगों से हुई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दो वो लोग थे जिन्होंने असेंबली हॉल में बम फेंका था। ये बहुत सारी पिक्चरें जो आप देखोगे, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह या भगत सिंह से रिलेटेड कोई भी मूवी देखोगे तो उसमें आपको ये किस्सा देखने को मिलेगा कि ये और इनके साथी बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने असेंबली, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बम फेंका था 8 अप्रैल 1928 को।
अब उस बम जो इन्होंने फेंका था, उनका मेन ऑब्जेक्टिव किसी को घायल करना है, किसी को मारना नहीं, क्योंकि उस बम को जो फेंका गया तो उससे एक भी व्यक्ति की मौत या घायल भी कोई नहीं हुआ था उस बम से। इनका मेन जो उद्देश्य था अंग्रेज सरकार का अटेंशन पाना, कि अंग्रेज सरकार को ये बताना कि भारतीय लोग जाग चुके हैं और उनको आज़ादी चाहिए। और वो बम फेंकने के बाद आसानी से वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो वहीं खड़े रहे और स्लोगन्स यानी कि नारे लगाते रहे। कौन से नारे? इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूर एक हों। तो ये नारे लगाकर ये वहीं पर खड़े रहे। अब सोचने वाली बात ये है कि ये वहाँ से भाग सकते थे आसानी से, कोई बम भी हाई इंटेंसिटी का यूज़ करके ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन इन्होंने जो बम फेंका उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अंग्रेज सरकार का अटेंशन पाना। दे डिस्पर्स पैम्पलेट्स विद रेवोल्यूशनरी मैसेज। इन्होंने वहाँ पर पैम्पलेट्स जो पर्चियाँ, ऐसी पर्चियाँ उड़ाई, ऐसे पेपर्स उड़ाए, पैम्पलेट्स जिनको कहा जाता है, जिनके ऊपर मैसेज लिखा हुआ था रेवोल्यूशनरी। और इन्होंने फायर्ड शॉट्स इन द एयर। इन्होंने गोलियां भी चलाई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हवा के अंदर गोलियां चलाई, किसी को भी मारे बिना, किसी को भी घायल किए बिना। फिर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि सरेंडर कर दिया। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स जो थे उनको भी मारा था। इन तीनों ने मिलकर सॉन्डर्स नामक जो अंग्रेज अधिकारी था उसको मारा था, जिन्होंने लाला लाजपत के ऊपर लाठियां बरसाई थी, और इसमें लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। लाला लाजपत राय एक प्रोसेशन में जा रहे थे, एक जुलूस निकाल रहे थे और वो आगे थे, और तभी पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, इसमें घायल हो गए और कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों ने इनकी मौत का जिम्मेदार सॉन्डर्स को माना, और बदला लेने के लिए इन्होंने सॉन्डर्स को मार दिया। फिर इसी एक्ट के लिए इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। ये देखिए भगत सिंह के द्वारा लिखी गई 2 लाइनें जो हमारे रोम रोम में वतन की मिट्टी की खुशबू फैला देते हैं। आगे ऐसे और एक भारत के सपूत के बारे में हम पढ़ेंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो कि 4 अक्टूबर 1857 में मांडवी, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। ही वॉज द पायनियर ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड। तो इनको पायनियर के रूप में माना जाता है। पायनियर मतलब होता है शुरुआत करने वाला, जिसने पहली बार शुरू किया होता है, तो इनको पायनियर माना जाता है अब्रॉड, यानी कि विदेशों में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू करने के लिए। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी, और इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी जो कि लंदन में बनाई गई थी उसको इस्टेब्लिश करने में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था। ये इस्टेब्लिश की गई थी 18 फरवरी 1905 को। इट्स ऑफिस वॉज इन हिज हाउस। इसका जो ऑफिस था इंडियन होम रूल सोसाइटी का, वो इनके घर में ही था लंदन में, और इन्होंने उसको नाम दिया था इंडिया हाउस। फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ हिज इंस्टीट्यूशन ही स्टार्टेड अ मैगजीन एंटाइटल्ड इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। अब इन्होंने अपनी इंस्टीट्यूशन यानी कि जो इंडियन होम रूल सोसाइटी इन्होंने बनाई थी, उसको फैलाने के लिए, उसको प्रोपेगेट करने के लिए इन्होंने एक मैगजीन शुरू की गई जिसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। श्यामजी कृष्ण वर्मा वॉज एसोसिएटेड विद विनायक सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, सरदार सिंह राणा एंड मैडम कामा। तो इन सब लोगों से भी इनका काफ़ी ज़्यादा नाम जोड़ा जाता है, यानी कि सब लोग इनके कांटेक्ट में रहे हैं। ही अरेंज स्कॉलरशिप फॉर इंडियंस। ये क्या करते थे, ये भारतीय लोग जो अच्छे छात्र होते थे उनके लिए स्कॉलरशिप्स अरेंज करते थे, ताकि वो विदेश में पढ़ने आ सकें, और वहाँ पर उनको ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में जोड़ लेते थे। इन 1909 मदन लाल ढींगरा शॉट डेड सर विलियम विली नियर ट्रफलगार स्क्वायर इन लंदन, फॉर विच ही वॉज हैंग टू डेथ। मदन लाल ढींगरा जो थे उन्होंने सर विलियम विली जो थे अंग्रेज अधिकारी, उनको ट्रफलगार स्क्वायर के पास में लंदन में देखिए जाकर इनको मार दिया था। इसी कार्य के लिए मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दी गई थी। फीलिंग अनसेफ इन लंदन, श्यामजी कृष्ण वर्मा शिफ्टेड टू पेरिस। लंदन में वर्मा जी जो थे, श्यामजी वर्मा, ये वहाँ पर अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे थे वहाँ पर, क्योंकि अंग्रेज़ों का रूल था भारत के अंदर और ये इंग्लैंड में रह रहे थे, तो वहाँ पर ये सेफ अपने आप को फील ना कर पाए, इस कारण से ये वहाँ से शिफ्ट हो गए पेरिस। आफ्टर सम टाइम ही शिफ्टेड टू स्विट्जरलैंड। फिर पेरिस से ये स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए। ही डाइड इन 1930 CE, और इनकी मृत्यु 1930 में हुई। द अर्न्स ऑफ एशेज ऑफ श्यामजी एंड हिज वाइफ भानुमति वर ब्रॉट टू इंडिया ऑन 4 सितंबर 2003 एट कच्छ, मांडवी। अब इनका जो पैतृक गांव था मांडवी था, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। तो इनके जो एशेज यानी कि जो इनकी अस्थियां थी, अस्थियां इनकी जब इनकी मृत्यु हुई तब ये स्विट्जरलैंड में थे, तो इनकी जो भी
अस्थियां थी वो ब्रिटेन वहीं पर थी स्विट्ज़रलैंड में। तो इनकी अंतिम इच्छा ये थी कि इनकी जो अस्थियां हैं वो भारत में लाई जाएं, इनके पैतृक गांव में। तो ऐसा किया गया 4 सितंबर 2003 को। अ मेमोरियल कॉल्ड क्रांति तीर्थ, इनके नाम से एक मेमोरियल जिसको नाम दिया गया है क्रांति तीर्थ, ये भी बनाया गया मांडवी के अंदर ही, जो कि इन्हीं को डेडिकेटेड है, इनके इस बलिदान को डेडिकेटेड है। इसका इनॉग्रेशन 2010 में किया गया था। फुल स्केल रेप्लिका ऑफ इंडिया हाउस एंड गैलरीज डेडिकेटेड टू द अर्लियर activists of Indian independence movement are constructed and the urns containing ashes are kept here. अब इनकी जो अस्थियां थी इसको लाने का श्रेय जाता है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। जब वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे तब इन्होंने ऐसा किया था 2003 में। इसके बाद 2010 में इनकी याद में क्रांति तीर्थ बनाया गया, और क्रांति तीर्थ जो एक मेमोरियल है, एक म्यूजियम की तरह हम उसको बोल सकते हैं, वहाँ पर इनके जीवन की पूरी घटनाओं के बारे में दर्शाया गया है कि किस प्रकार से इंडिया हाउस बनाया गया, और इससे रिलेटेड जो भी गैलरीज यानी कि फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी वहाँ पर लगाई गई हैं। और इनकी अस्थियाँ जो थी वो पूरे गुजरात में उसकी यात्रा निकाली गई थी इनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मैडम कामा की बात करते हैं। मैडम कामा जिनका जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में हुआ था, ये लंदन में रही 1902 से 1907 तक, यानी कि ये लगभग 5 साल तक लंदन में रही। एंड इन 1905 शी वॉज एन एसोसिएटेड ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा इन एस्टेब्लिशिंग इंडियन होम रूल सोसाइटी। 1905 में इन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहायता की, उनकी मदद की होम रूल सोसाइटी बनाने में। शी वॉज प्रेजेंट इन द सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टटगार्ट ऑफ जर्मनी इन 1907। 1907 के अंदर जर्मनी के शहर स्टटगार्ट के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसको इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। वो सेकेंड मीटिंग थी, उसमें इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था। इन दिस कॉन्फ्रेंस शी अनफर्ल्ड द ट्राई कलर फ्लैग विद द इंडियन स्लोगन वंदे मातरम। इसी के अंदर इन्होंने वंदे मातरम स्लोगन के साथ भारतीय तिरंगे को पहली बार लहराया था। तो मैडम कामा जो थी वो पहली महिला थी जिन्होंने, पहली महिला नहीं, वो पहली व्यक्ति थी जिन्होंने भारतीय तिरंगे को लहराया। द फ्लैग अनफर्ल्ड बाय मैडम कामा हैड 8 लोटस फ्लावर्स। अब उस समय जो हमारा झंडा था उसके अंदर 8 लोटस फ्लावर थे, रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस, और ये 8 के 8 हमारे देश के 8 प्रोविंसेस को दर्शाते थे। द सन एंड द मून हैड बीन डिस्प्लेड एट एज हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और इसी झंडे के अंदर सूर्य और चांद भी दर्शाया गया था जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। तो इस प्रकार से पहली बार भारत का झंडा जो था वो स्टटगार्ट जर्मनी में सेकेंड जो मीट थी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो थी इसके अंदर लहराया गया था मैडम कामा के द्वारा। तो ये था हमारा चैप्टर। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं जल्दी एक और चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।